हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे पास क्या है? इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन किस बात को एक्सप्लेन करती हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ये एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से अर्थ की फॉर्मेशन हुई, उस फॉर्मेशन के बाद इस अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की कैसे डेवलपमेंट हुई, उन्होंने मॉडिफिकेशन कैसे किया, किस तरीके से एक एंशिएंट टाइम इंटरवल जो प्रेजेंट था उस टाइम के पास किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स थे, कैसा जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम में चेंज हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और ऑर्गेनिजम्स का साथ साथ इवोल्यूशन हुआ। तो मीन्स जो थ्योरी है हमारे पास इवोल्यूशन की, इसके लिए मेन 4 थ्योरीज है हमारे पास है। उनमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले जो थ्योरी है लेमार्किज्म है। लेमार्किज्म ये थ्योरी जो किसने दी? चेवलियर डी लेमार्क ने इसको सबसे पहले प्रोवाइड किया। सेकंड थ्योरी जो हमारे पास, अब ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हम इसको ये कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ inheritance of acquired characters। ठीक है, इसको हम इस नाम से भी बोल सकते हैं। सेकंड थ्योरी हमारे पास है भाई डार्विनिज्म। सेकंड थ्योरी हमारे पास क्या है भाई? डार्विनिज्म। अब जो थ्योरी है डार्विनिज्म, इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास है उसको म्यूटेशन थ्योरी के नाम से बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। अब ये म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? हुगो डी वेरीज पर्सन जो था उसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। फोर्थ हमारे पास है मॉडर्न कंसेप्ट। यानी मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है। तो यहां पर आज का जो लेक्चर हमारे पास है, इस लेक्चर्स के अंदर हम इन थ्योरीज को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारे पास, आज हम इन 2 थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेमार्किज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेमार्किज्म। सबसे पहले जो थ्योरी हमारे पास है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म के नाम से बोल सकते हैं। अब ये जो लेमार्किज्म है, इट्स मींस द थ्योरी ऑफ, इस लेमार्किज्म को हम बोल सकते हैं द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में क्या कंडीशन है भाई? इसको सबसे पहले चेवलियर्स डी लेमार्क ने एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, जो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट गिवन बाय फ्रेंच बायोलॉजिस्ट चेवलियर डी लेमार्क। ठीक है, कब दी? ये लेमार्क एक्सप्लेन इट्स थ्योरी इन बुक। कौन सी बुक में? उन्होंने एक बुक एक्सप्लेन की और उस बुक का नाम क्या है? फिलोसफी जोलॉजिक्यू। ठीक है ना, एक्सप्लेन इन
एक्सप्लेन्ड इन ए बुक, और बुक क्या है भाई, फिलोसफी जूलॉजी क्यू, ये बुक है। इस बुक के अंदर इन 1809 उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब जो थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब फैक्टर्स ऑफ द थ्योरी, तो मेन फैक्टर्स ऑफ द थ्योरी, अब हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ द थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है इसके अंदर मेन 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अब सबसे पहले तो क्या है, न्यू नीड, सबसे पहला फैक्टर तो क्या है, न्यू नीड, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, पहला तो है न्यू नीड, सेकंड है एक्वाइजिशन ऑफ कैरेक्टर, एक्वाइजिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर्स आए हैं उन कैरेक्टर्स की एक्वाइजिशन करनी है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, एक्वाइजिशंस ऑफ कैरेक्टर्स। थर्ड है हमारे पास, अब इन कैरेक्टर्स को यूज और डिस यूज के बेस के ऊपर हम इनको अब इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हम ये भी कह सकते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब इस पूरी की पूरी थ्योरी को हम ये एक्सप्लेन करते हैं। एक्वाइजिशन का मतलब भी क्या है कि न्यू कैरेक्टर्स को एक तरीके से बॉडी के अंदर इनहेरिट कर लेना, उनकी नेटिव टेंडेंसी के बेस के ऊपर। अब इस थ्योरी को प्रॉपर वे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो फैक्टर्स को हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरीके से वो शो करते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द थ्योरी को हम दोबारा लिख के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स फॉर फैक्टर्स ऑफ थ्योरी क्या है भाई, फैक्टर हमारे पास 3 मेन फैक्टर हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन फैक्टर्स, ठीक है, 3 मेन फैक्टर है। और वो कौन कौन से हैं भाई, न्यू नीड्स। सबसे पहले न्यू नीड्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है तो सबसे पहले हम अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं न्यू नीड का मतलब, आप मेरे एक एग्जांपल से समझे, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी अगर हैबिटेट चेंज करनी है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बर्ड से लैंड पे रहता था, अगर वही बर्ड से एक्वेटिक हैबिटेट्स को फॉलो करने लग जाता है, या वो किसी भी केस में प्रीडेशन का जो प्रे और प्रीडेशन की जो रिलेशनशिप के बेस के ऊपर उसका जो शिकार होता था उससे बचाव करने के केस में वो वाटर के अंदर चला जाता था। अब ऐसे में जो बर्ड्स है उसकी बॉडी के अंदर न्यू नीड क्रिएट हुई, मीन्स उसको अब वाटर के केस में रहना है। तो अब वाटर के केस में जब रहेगा तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट होगी, वही रिक्वायरमेंट क्या कहलाती है, न्यू नीड की फॉर्म कहलाती है। तो इसको हम एक तरीके से रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन विच organisms required some special change, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी स्पेशल चेंज की। अब उस चेंज के बेस के ऊपर जो उसकी स्पेशल एफर्ट को फुलफिल करता है, विच फुलफिल देयर स्पेशल रिक्वायरमेंट, जो उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है, इसलिए वो चेंज उसको चाहिए, स्पेशल चेंज। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है भाई, सेकंड कंडीशन है हमारे पास एक्वाइजिशन ऑफ कैरेक्टर। सेकंड हमारे पास क्या है, एक्वाइजिशन ऑफ कैरेक्टर्स।
ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्वाइजिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब एक्वाइजिशन का मतलब क्या है भाई, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर कुछ नई मांग रखता है, उस मांग के बेस के ऊपर उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज होगा, और उस चेंज में हमारे पास मेन जो चीज है वो क्या है, इनेट टेंडेंसी डेवलप होगी। ठीक है ना, क्या होगा, इनेट टेंडेंसी, तो वो क्रिएट करेगा इनेट टेंडेंसी, क्रिएट करेगा। फिर यूज और डिसयूज। अब यूज एंड डिसयूज होगा ऑर्गन्स का, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसके साथ साथ क्या होगा भाई, अब ये जो यूज और डिसयूज ऑर्गन्स के हैं उसमें से एलिमिनेशन भी होगा, और उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी होगा। अब सिंपली अगर हम यहां पर इन तीनों कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है उसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म से जब एक तरीके से चेंज करेगा तो वो उस पर लार्ज स्केल पे चेंज करेगा। अब जब ऑर्गेनिजम्स यहां पर लार्ज स्केल के ऊपर चेंज करेगा, देर आर क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर क्या चीज क्रिएट होगी भाई, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट अगर होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर वो बहुत टाइप के ऑप्शन सिलेक्ट करता है। अब बहुत सारे ऑप्शंस को वो जो सिलेक्ट करता है, तो जितने भी ज्यादा ऑप्शंस वहां पर प्रेजेंट होगी उतनी ही ऑर्गेनिजम्स की बेस के ऊपर उसकी नेटिव टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। उस कॉम्प्लेक्सिटी के बेस के ऊपर ही हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करना है जो हमारे लिए यूजफुल है, और जो यूजफुल नहीं है उसको डिसयूज कर देगा। तो ऑर्गेनिजम्स ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करेगा, वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो उस ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेंगे। अब उन कॉम्प्लेक्सिटी के बेस के ऊपर उसको तो सिंपली जिस जिस चेंज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो उनको ही रखेगा, और उन्हीं चेंज को नेक्स्ट जनरेशन में पुटअप करेगा। अदरवाइज बाकी के जितने भी चेंज है उन चेंज को वो एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जिस भी टाइप के चेंज उसने सिलेक्ट किए, तो वो चेंज हमारे पास किस कैटेगरी में आ गए, यूज में आ गए। अगर जिन्होंने जिस भी पार्टिकुलर चेंज का उसने यूज नहीं किया, इट्स मींस वो डिसयूज में काउंट हो गए। तो एलिमिनेशन कर देगा जिन ऑर्गन्स के यूज नहीं है, द ऑर्गन्स विच इज नॉट यूज इन ए पार्टिकुलर बिहेवियर्स दैट्स आर बी डिसयूज। और जिन ऑर्गन्स का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मीन्स जिन ऑर्गन्स की यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, ऐसे में ऑर्गन्स को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो ऑर्गन्स की यूटिलाइजेशन से ऑन बेसिस ऑफ यूज, एंड सेकंड देन उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये जितना भी ऑर्गेनिजम्स ने किसी भी ऑर्गन्स को यूज किया, अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यूज किया ऑर्गेनिजम्स ने किसी भी ऑर्गन का, तो ऐसी सिचुएशंस में इन्वायरमेंट भी उस पार्टिकुलर केस के ऊपर इफेक्ट डालता है। जब इन्वायरमेंट उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा तो वो उसके अंदर स्टेबिलिटी मतलब जिस तरीके के इन्वायरमेंट में उसको जिस पार्टिकुलर हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करना है, इस तरीके के उस ऑर्गन में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और वो जो मॉडिफिकेशन होगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसी मॉडिफिकेशन को हम इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। और इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होगा वो उस ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइव में, उस पार्टिकुलर ऑर्गन्स के सर्वाइव करने में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उसी एफिशिएंसी के बेस के ऊपर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये देखिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में क्या चीज है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स उस बेटर एफिशिएंसी, बेटर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल में बेस्ट हेल्प करता है उस ऑर्गन्स को क्या करेगा,
इन दिस केस दिस पार्टिकुलर, अब उस केस में क्या होगा, द ऑर्गन विच इज हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म transmitted to next generation for the future जनरेशन। किसके लिए भाई, फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब वो क्या करता है, बिकॉज इट्स हेल्प इन टू मैक्सिमम, बिकॉज इट हेल्प टू इंक्रीज, बिकॉज इट हेल्प टू इंक्रीज द मैक्सिमम चांस ऑफ सर्वाइवल, जो मैक्सिमम चांस ऑफ सर्वाइवल को है उसको इंक्रीज करता है। और जब मैक्सिमम चांस सर्वाइवल के इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस कैरेक्टर के अंदर वो सब रिक्वायरमेंट है जो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में मदद करती है, जिसकी ऑर्गेनिजम्स को जरूरत है। अब उसी जरूरत के बेस के ऊपर उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अब ऐसे में डार्विन की जो थ्योरी है, उस डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विन थ्योरी बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। लेमार्क की थ्योरी को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के बेस के ऊपर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लेमार्किज्म्स हम यह बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेमार्क्स थ्योरी on the basis of different examples। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिराफ। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है भाई, जिराफ। जिराफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उसके साथ साथ और भी है, गोट का एग्जाम्पल हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का, बर्ड्स का, स्नेक का, ठीक है ना, एक्वाटिक बर्ड्स, स्नेक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो स्नेक के साथ साथ हम भाई एग्जाम्पल दे सकते हैं डियर्स का। ठीक है ना, डियर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये कैसे कंडीशन है। सबसे पहले हम जिराफ की बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं, देखिए इलोंगेशन इन लिम्स एंड नेक, ये जो कंडीशन है, ये जो इलोंगेशन इन नेक और लिम्स, ये जो कंडीशंस क्रिएट हुई है जिराफ के अंदर, वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर, यानी इवोल्यूशनरी कंडीशंस के बेस के ऊपर ये रिक्वायरमेंट तैयार हुई है। अब इस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर ही हम कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं। और जो कैरेक्टर हमने शो किया है यहाँ पर, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रासेस का अमाउंट, ग्रासेस का नंबर डिक्रीज हुआ, उस ग्रासेस के अमाउंट या नंबर के डिक्रीज होने के बेस के ऊपर से जिराफ के अंदर जो लिम्स है या नेक है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। और वो मॉडिफिकेशन हेल्प करता है ताकि वो इजिली जो बूसी प्लांट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उनके बेस के ऊपर अपनी फीडिंग का शो कर सकता है। देन उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का अगर हम एग्जांपल यहां पर लें, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में हम कर सकते हैं चेंज इन देयर, अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं भाई, डक है, स्लॉन है, ये जो एग्जांपल्स हमारे पास, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, टोज जो है उनके बीच में स्किन क्रिएट होगी। मतलब हम कह सकते हैं इसके लिए एग्जांपल, जैसे डक्ट है, समान है, मॉडिफिकेशन इन क्लाउज,
क्लाउज जो हैं उनके केस में क्या है भाई, जैसे ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये क्लाउज है, ठीक है ना, इस तरीके से क्लाउज प्रेजेंट है। अब इन क्लाउज के केस में क्या बन गया भाई, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गई, यानी इनके बीच में जो स्किन है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम वाटर को पुल डाउन कर सकते हैं, ये वाटर को पुश अप कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और इजिली स्विम कर सकते हैं। नाउ दैट स्नेक का केस क्या है, लिमलेस रेप्टाइल्स, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि ऑल दीज आर द केव एनिमल, ये क्या है भाई, केव एनिमल्स बन गए, मतलब क्रैक्स वगैरह जो है उनके अंदर सरवाइव करने में इनको मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एक अपने जो प्रीडेटर्स है उस प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रोटेक्शन के बेस के ऊपर स्नेक ने अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्रिएट की। अब वो मॉडिफिकेशन यानी न्यू नीड क्रिएट करता है, उसी न्यू नीड क्रिएशन के बेस के ऊपर लिम्ब का लॉस, जो स्पेशल कैरेक्टर जनरेट होता है जिसके बेस के ऊपर लिम्स का लॉस होता है, यानी लिम्स का लॉस होगा तो उसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है, उस मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर चेंज आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहां पर क्या है, डियर का एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, डियर। डियर्स के केस में क्या है भाई, रनिंग हैबिटेट, रनिंग हैबिटेट को इंप्रूव किया। इसके साथ साथ हम रनिंग हैबिटेट के बेस के ऊपर और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें चीता हमारे पास एग्जांपल हो सकता है, चीता एग्जांपल हो सकता है, जिसमें आल्सो गोइंग टू बी रनिंग हैबिटेट, यानी बॉडी जो है वो स्पेशल मॉडिफिकेशन करती है, बोट शेप है ताकि रेजिस्टेंस ऑफ एयर को मिनिमाइज कर सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये जो थ्योरी रिपीट की गई, इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स लिए गए जिसके बेस के ऊपर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द डार्विनिज्म, ठीक है, सॉरी एलएमआर। इसके लिए देखिए हमारे पास क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसाइज की बात करते हैं, क्रिटिसाइज ऑफ द थ्योरी, अब हमारे पास ये क्रिटिसिज्म के बेस के ऊपर मेन दो पॉइंट्स हैं जिसको हम क्रिटिसाइज के बेस के ऊपर बोल सकते हैं। एविडेंस अगेंस्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस अगेंस्ट द इनहेरिटेंस, evidence against the inheritance of acquired character। भाई यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी लैमार्किज्म्स ने जो चीज एक्सप्लेन की कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चेंज आता है, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो चेंज आया है उस चेंज का मतलब क्या है, किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो चेंज उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यू नीड जो क्रिएट करता है, जो न्यू नीड क्रिएट करता है, उस न्यू नीड को किस तरीके से एक्वाइजेशन किया जा सकता है और उस एक्वाइजेशन के बेस के ऊपर उसको नेक्स्ट जनरेशन में कैसे इनहेरिट किया जा सकता है। अब उसी के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस पार्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करते ही नहीं है। और वो एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, उन एग्जांपल्स में हम क्या रख सकते हैं, देखिए
विस्मैन थ्योरी, विस्मैन ने जो थ्योरी दी थी, अगस्त विस्मैन 1834-1914 के अंदर जो थ्योरी प्रोवाइड की थी, उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म्स इन 1892। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, Each animals consist of two type of the cells. बिल्कुल almost all organisms consist of the two type of the cells. Germ cells. Germ cells means which determine the heredity concept, and somatic cells which not determine the inheritance concept. तो मतलब यहाँ पर अगर हम लैमार्क की बात करते हैं तो लैमार्क ने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस होता है वो सोमेटिक सेल से होता है या गैमेटिक सेल से होता है। तो जब तक इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट नहीं आया कि सोमेटिक सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल या गैमेटिक सेल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन प्रॉपर वे में क्रिटिसाइज किया गया। अब ऐसे में अगस्त विस्मैन के अकॉर्डिंग अगर हम मान लीजिए और कैरेक्टर्स की मतलब बात करते हैं तो उसके बेस के ऊपर क्या है कि नंबर 1 देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स अगस्त विस्मैन थ्योरी जो है, हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं भाई अगस्त विस्मैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म इन 18 कब दी गई, 18 इट्स प्रोवाइड इन 1892। ये जो थ्योरी है दी गई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए ऑल द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। Inherited from a gametic cells, not a somatic cells। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई लैमार्क ने सोमेटिक और गैमेटिक सेल्स को एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। अब कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो अगस्त विस्मैन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को सपोर्ट करती है। जैसे बोरिंग ऑफ एक्सटर्नल ईयर, पिना को बोर किया जाता है, इंडियन वोमेन्स के केस में इसका यूज किया जाता है। मेल इन सर्टेन पीपल्स हैव बीन बी अंडरगोइंग द सर्कमस्टेंसेस, मतलब फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले, यानी उसमें क्या कर दिया जाता था, जो रीजन था लेक और द इवन रिडक्शन ऑफ द परप्यूस, मतलब मेल के केस में, इन केस ऑफ द सम केसेस लाइक दैट नागा साधु के केस में जो ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। या जैन धर्म के जो पर्सन होते हैं रिलीजियस के केस में, यूरोपियन वोमेन्स वियर टाइट ऑर्नामेंट्स टू हैव सिलेंडर रिस्ट एंड द चाइनीज वोमेन्स वियर टाइट शू फॉर द स्मॉल फिट। तो ये सब क्या है, नॉर्मल चेंज है जिसके बेस के ऊपर हम ये मानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चेंज आता है। उसके साथ साथ और भी क्या है, एथलेटिक्स डेवलप पावरफुल मसल्स बाय कंटिन्यू यूज, यानी हम नॉर्मली कह सकते हैं कि सोमेटिक सेल्स के अंदर जो चेंज आते हैं वो सोमेटिक सेल्स के चेंज एक सिंगल जनरेशन तक ही पॉसिबल है, ना कि नेक्स्ट जनरेशन तक वो पॉसिबल है, एक ही जनरेशन में। जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होते हैं, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर सोमेटिक सेल्स इंक्लूड है। तो भाई लैमार्क ने सोमेटिक और गैमेटिक सेल्स का डिफरेंस नहीं बताया, इस वजह से उनकी जो थ्योरी है वो काफी हद तक ठीक तो है, बट नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोमेटिक और गैमेटिक डिफरेंस, सोमेटिक और गैमेटिक सेल डिफरेंस।
तो उसके बेस के ऊपर उस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। उस क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन किसने किया, उस क्रिटिसिज्म को दूर किसने किया, तो अगस्त विस्मैन ने जो थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बेस के ऊपर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। उनकी इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एविडेंस हैं जो सबूत हैं, जिनके बेस के ऊपर हमने अभी अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, वो एग्जांपल्स इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद है एविडेंस फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एविडेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात हमने की, तो उसके केस में हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, यानी एविडेंस फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये तो थे एविडेंस अगेंस्ट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एविडेंस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एविडेंस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिनके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए पहले क्या हमारे पास है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स। हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर कैसे जाते हैं, हम कह रहे हैं कि सोमेटिक सेल्स में चेंज आया और वो सोमेटिक सेल्स तो गैमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्या हमारे पास है, चेंज द गैमेटिक सेल्स, जो हमारे पास चेंज ऑफ जर्म सेल्स इनटू सोमेटिक सेल्स, चेंज ऑफ सिंपल से एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर द जर्म सेल्स देन फॉर्म ए जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो कैसी सेल है, सोमेटिक सेल्स है, जिसके अंदर कंटिन्यू चेंज आता है, और वो जो चेंज है मतलब सेल डिवीजन होता है, नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। देन उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन जर्म सेल्स, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन, इफेक्ट ऑन germ cells by the help of somatic cell। सोमेटिक सेल्स है, उन सेल्स की वजह से, ठीक है, गैमेटिक सेल्स के ऊपर जो इफेक्ट आते हैं वो सब हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डायरेक्टली ऑन जर्म सेल्स। देन उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डायरेक्टली ऑन द जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स को डायरेक्टली इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है, जैसे वहां पर जर्म सेल्स को इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, लेकिन किसके बेस के ऊपर, सोमेटिक सेल्स के बेस के ऊपर। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और केमिकल्स, यानी इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और केमिकल्स जो है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड केमिकल्स। अब इसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज है उनके अंदर मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिन मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर कैसे चेंज आता है, किस तरीके से, मतलब चेंज करके, जैसे आज एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि व्हीट की डिफरेंट वैरायटी है, राइस की डिफरेंट वैरायटीज है, ऑल वैरायटीज आर बी प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल इफेक्ट और रेडिएशन इफेक्ट ऑन टू द सोमेटिक सेल्स या गैमेटिक सेल्स। तो इस तरीके से हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद इस पार्टिकुलर क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए दोबारा से नियो लैमार्किज्म प्रोड्यूस की गई, और ये जो नियो लैमार्किज्म प्रोवाइड की गई,
इस नियो लैमार्किज्म्स में वो सब मॉडिफिकेशन किए गए, वो सब कैरेक्टर मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किए गए जिस मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो लैमार्क के अंदर जो कमियां थी उनको दूर किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है, जर्म सेल्स आर नॉट ऑलवेज इम्यून फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये बताया गया कि जर्म सेल जो होती है हमेशा इन्वायरमेंट के संपर्क में आने से उसमें कोई चेंज नहीं होता। जर्म सेल्स में बी अफेक्टेड डायरेक्टली बाय इन्वायरमेंट विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द सोमेटिक सेल्स। ऐसा भी होता है कि जर्म सेल्स डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट नॉट विद द हेल्प ऑफ सोमेटिक सेल्स, किसी सोमेटिक सेल्स की केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, जर्म सेल्स में भी कैरी द एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन इनटू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, हैरिसन्स मोथ जो बेस एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें यह बताया गया कि जर्म सेल्स जो है वो एक्वायर्ड और सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो वेरिएशन क्रिएट कर सकती हैं। ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर केस को एक्सप्लेन करते हैं। इस पूरे के पूरे सिस्टम के बेस के ऊपर हमें इस बात का पता चलता है कि जो थ्योरी है हमारे पास लैमार्किज्म्स, जो हमारे पास थ्योरी है लैमार्किज्म, इस लैमार्किज्म के बेस के ऊपर हमें इसी बात का पता लगा है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब भी किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने की बात आती है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस नए कैरेक्टर्स को हम न्यू नीड के नाम से बोलते हैं। अब वो जो न्यू नीड्स है, उस न्यू नीड्स के बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में जो चेंज किए, उन चेंज के बेस के ऊपर वो सरवाइव करना स्टार्ट करता है। उनमें से कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए ज्यादा बेनिफिट है, कुछ ऐसे हैं जो लेस बेनिफिट है। अब लेस बेनिफिट को वो डिसयूज कर देगा और जो ज्यादा यूजेबल है उनको यूज करेगा। अब यूज के बेस के ऊपर उन्हीं कैरेक्टर्स की वो एक्वाइजेशन करेगा, उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर फिर इन्वायरमेंट का इफेक्ट आएगा तो उन कैरेक्टर्स में मॉडिफिकेशन होगी, जो मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उन मैक्सिमम बेनिफिट्स को वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। ये तो थी हमारे पास लैमार्किज्म्स। अब इस लैमार्किज्म्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, न्यू लैमार्किज्म प्रोवाइड की गई, जिसके बेस के ऊपर वो सारे के सारे कंसेप्ट को सोल्व किया जो सोमेटिक और गैमेटिक सेल से बेस्ड है। यानी सोमेटिक सेल पे या गैमेटिक सेल्स पे वो निर्धारित होते हैं। तो सोमेटिक सेल्स या गैमेटिक सेल्स जो सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स तो डायरेक्टली भी इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो सकती हैं लेकिन वो एक सिंगल जनरेशन तक ही पॉसिबल है। लेकिन अगर गैमेटिक सेल्स के अंदर चेंज आता है तो वो गैमेटिक सेल्स का वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो उसके बेस के ऊपर कैरेक्टर चेंज होंगे। यही चेंज नियो लैमार्किज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज जो हमने लेक्चर दिया उस लेक्चर के अंदर हमारे पास ये एक सिंगल थ्योरी जिसको हमें लैमार्किज्म से भी बोल सकते हैं और द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये हमारे पास है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो होगा उसमें होगी डार्विनिज्म्स। डार्विनिज्म्स मतलब नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।